आज इतने कम लोग क्यों है? ऐसा मेरे को इधर ने बोला वो बैठा था ना वो मेरे यहाँ पे तीन ही दिख रहा है। Take 2 minutes and revise जो पढ़ाया तो पढ़ के पढ़ा कर जल्दी जो लिखा था जो लिखवाया था ना वो पढ़ के लो। Ma'am, voice is not coming. काफी लोग एब्सेंट है, काफी 3-4 लोग एब्सेंट है, 6 लोग एब्सेंट है। कलेक्टिवली ऐसे एब्सेंट होना इज वेरी बैड। मैम आपका आवाज बहुत लो है। कुछ और बोला था क्या मैंने? कुछ टेस्ट है आज? फिर भी एब्सेंट है। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में, राइट?
मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। और फिर मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस का साइज 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है, दैट इज 0.1, 10⁻⁻2 इज 0.01, 10⁻³ इज 0.001, so 10⁻⁹ मतलब बहुत ही छोटा नंबर हो गया। सो आपका एटॉमिक रेडियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। इज दिस वेरी मच क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एटॉमिक मास। एटॉमिक रेडियस लिखवाया था क्या? चलो लिख के ले लो, गिव द हेडिंग है एटॉमिक रेडियस। लिखो ये एटॉमिक रेडियस। बच्चों कैमरास ऑन करो अपना। राज, आर्या एंड वेदांत, पलक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। आप सबके कैमरास ऑन होने चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को क्लास में एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। मनीषा ने भी ये बात बोली है ना कि अब आपको कैमरास ऑन करके रखना है। तो अगर कैमरा ऑफ हुआ तो मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में डलवा दूंगी होस्ट से बोलकर। तो बेटर आप लोग का कैमरा ऑन होना चाहिए। किसी का मिस हेडिंग क्या डालना है? मेरे लेक्चर में मैम हेडिंग क्या डालना है? बस आपको पढ़ के आना है जो भी मैंने पढ़ाया। मैं पहले ओरल लूंगी, फिर उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करूंगी। तो मैम हेडिंग क्या डालना है? मुझे नेक्स्ट टाइम से ओरल नहीं मिला, मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगी। दिस इज वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? मैम हेडिंग क्या डालना है? कल मैंने अनाउंस नहीं किया था, इसलिए आज मैंने कुछ नहीं बोला और ना ही ओरल लिया। बट नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स जो लोग आ रहे हैं, जो लोग एब्सेंट है, उनको भी ये बात बता देना कि मैम ने बोला है कि जो भी आज तक पढ़ाया है वो सब उनको खुद से पढ़ के आना है। वो रिकॉर्डिंग देखे या जो देखना है वो देखे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ के होना चाहिए। एब्सेंट होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप बिना किसी रीजन के आप चाहो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अटेंड कर सकते हो। तो अगर आप बिना रीजन के छुट्टी मार रहे हो तो दैट इज यूजलेस। तो उनको भी बोल देना कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे वो पढ़कर आएंगे, अदरवाइज मैम क्लास के बाहर निकाल देगी। दिस इज वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? ठीक है। So we were discussing about atomic radius. अरे मंदर मैम से आवाज नहीं आते। The distance between the nucleus, the distance between the nucleus, the distance between the nucleus and the outermost orbit, the distance between the nucleus and the outermost orbit, and the outermost orbit, the distance between the nucleus and the outermost orbit. अरे मंदर हेडिंग क्या टाकायची? क्या हुआ राज? मैम हेडिंग क्या डालने का है? Atomic radius. The distance between the nucleus and the outermost orbit is called atomic radius. Is called atomic radius. Atomic, next point. Atomic radius is expressed in atomic. वेदांत कैमरा ऑन करो। Atomic radius is expressed in nanometer. Nanometer. Atomic radius is expressed in nanometer. Atomic radius is expressed in nanometer. 1 nanometer equals to 1 nanometer equals to 10⁻⁹ meter. 10⁻⁹ meter. Clear हुआ? Here the next heading is atomic mass. Atomic mass. Okay, here. Now, let's take example to understand atomic mass. हमको पता है कि एटम के अंदर 3 चीजें होती है। We have 3 things inside the atom. क्या क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन जो बार-बार घूमता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन रहता है? अगेन रिपीट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिपीट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो वी आर कॉल्ड एज इंडियन, जो अमेरिका में रहते हैं दे आर कॉल्ड एज अमेरिकन्स। वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स।
क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन न्यूक्लियॉन्स। इज दिस वेरी मच क्लियर? मतलब प्रोटॉन Yes. और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। Nucleon. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? सो यस मैम एटम का जितना भी मास होता है, ठीक है, एटम का जितना भी मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों नहीं होता मिस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। फॉर एग्जांपल समझो मैं एक वेइंग मशीन पे जाके खड़ी हो गई, मेरे को मेरा वेट देखना है और उस पे एक चींटी आके खड़ी हो गई, क्या चींटी से कुछ वेइंग मशीन में डिफरेंस आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मेरे सामने क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, राइट? सो इसी वजह से सिंस वो चींटी, मेरे वेट में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं है, मेरा जो वेट है मुझे वही दिखेगा। Like if I am 70 kg, I'll look at it will be looking at 70 kg only. वो चींटी के आने से 80 kg हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब उस छोटी सी चींटी से कोई फर्क पड़ता नहीं। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब चींटी के जैसा होता है, इट्स लाइक एंड। सो उसकी वजह से कोई भी मास में फर्क पड़ता नहीं है। सो एटम का सारा मास, ध्यान से सुनो, एटम का सारा मास उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एटम का सारा मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन Is this very much clear what I said? समझा? Yes, ma'am. मतलब सारा का सारा मास के लिए न्यूक्लियॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन Is this very much clear what I न्यूट्रॉन्स। said? यस मैम Okay. So atomic mass, आपका जो एटॉमिक मास होता है वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपको किसी ने पूछा कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली बोल देने का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। अगर किसी ने पूछा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या मास के लिए, बोलने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। इज दिस वेरी मच क्लियर? समझ में आ यस गया? मैम यस जब लोगों ने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना शुरू किया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैलकुलेट कैसे किया जाए। मतलब एटम, एक तो पहली बात, हमने सिंगल एटम आज तक कभी देखा नहीं, तो हम सिंगल एटम का मास कैसे निकालें? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लोगों ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम दवाइयां कैसे बनाएंगे, मेजरमेंट्स कैसे करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाइड्रोजन की मदद ली। किसकी मदद ली? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन की हेल्प से सबका मास निकालेंगे। कैसे निकालना शुरू किया? उन्होंने क्या किया, समझो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लिया। क्या लिया? नाइट्रोजन। उन्होंने एक में नाइट्रोजन को रख दिया और दूसरे में उन्होंने हाइड्रोजन को रख दिया। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन हेवी था, नीचे चला गया, हाइड्रोजन हल्का था, ऊपर चला गया। एक हाइड्रोजन डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 2 डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 3 डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 4 डाला, बैलेंस नहीं हुआ। ऐसे कर करके जैसे ही 14 हाइड्रोजन डाल दिया, जैसे ही 14 हाइड्रोजन डाला, दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। मतलब नाइट्रोजन का मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन? 14। समझा क्या मेथड यूज किया? सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन का हेल्प लेकर मासेस फाइंड करना शुरू किया, ठीक है। कार्बन रखा, कार्बन का मास 12 होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 2 डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 3 डाला, बैलेंस। जैसे ही 12 डाला, दोनों क्या हो गया? बैलेंस। मतलब कार्बन का मास कितना मिल गया? 12। समझ में आ रहा है वो कैसे कैलकुलेट किया? समझा? क्लियर हुआ? अगर समझो मैंने कोई एक ऐसा एलिमेंट डाला, एक हाइड्रोजन डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 2 डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 3, 28 डाला, फिर जाके दोनों एक साथ आ गए, मतलब इसका मास कितना हो गया है? 28। तो इस तरीके से उन्होंने जो भी एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे, हाइड्रोजन का हेल्प लेकर उन्होंने मासेस निकालना चालू कर दिया। समझ में आ गया क्या किया? सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास किसकी और किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक मास होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। इज दिस वेरी मच क्लियर? फिर हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया कि ठीक है भाई, बाद में लोगों ने सोचना शुरू किया, जब लोगों ने डिस्कवरी स्टार्ट की, लोगों ने ये सोचा कि भाई हमको मास निकालना जरूरी है, मास नहीं निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने हाइड्रोजन की मदद ली। हाइड्रोजन सबसे छोटा था साइज में। उन्होंने क्या किया, एक साइड पे हाइड्रोजन को रखा, दूसरी साइड में एलिमेंट को रखा।
एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रखा था तो 14 पे जाकर वो बैलेंस हो गया। इससे लोगों को क्या क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है। इज दिस वेरी मच क्लियर? पक्का? ओके। हाइड्रोजन के बाद एक और खासियत है हाइड्रोजन, जरा वो भी समझो। हाइड्रोजन की खासियत ये है कि एक हाइड्रोजन के अंदर, आपका जो सिंपल हाइड्रोजन होता है उसके अंदर से 2 ही चीज पाई जाती है। वैसे नॉर्मली एटम में कितनी चीज पाई जाती है? 3। क्या क्या है वो 3? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन है ना, वो इतना हल्का है कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज पाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन पाया जाता नहीं है। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन की खासियत क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन। क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और क्या क्या पाया न्यूट्रॉन। जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? यस वेरी मैम। मच क्लियर व्हाट आई सेड? यस मैम। तो ये खासियत एक हाइड्रोजन की देखने के लिए मिली। धीरे धीरे जब लोगों ने और डिस्कवरी करना स्टार्ट किया, लोगों ने बोला कि हाइड्रोजन बहुत हल्का है, ये बात सही है, पर हाइड्रोजन ना बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मतलब अगर तुम चाहो कि तुम चींटी को पकड़ के हाथ में रख लो, पॉसिबल है क्या तुम्हारे लिए? नहीं, क्योंकि चींटी बहुत छोटी है, उसको हर वक्त आप हैंडल कर सकते नहीं हो। लोगों ने बोला कि कुछ और मेथड भी यूज करना पड़ेगा, अभी सिर्फ हाइड्रोजन पे डिपेंड होकर फायदा नहीं है। फिर लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, हमें ना कार्बन को भी अपना रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं। किसको लेते हैं? कार्बन। जैसे मैं हाइड्रोजन की मदद लेकर एलिमेंट्स के मास को मेजर कर रहा हूँ, वैसे ही मैं कार्बन की मदद लेकर भी एलिमेंट के मास को क्या करूंगा? मेजर करूंगा। हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कार्बन को लेकर कैसे किया, हाइड्रोजन समझा कैसे किया। वैसा ही कुछ मेथड यूज करके कार्बन को भी एक साइड में कार्बन को रखा गया और एक साइड में हाइड्रोजन को रखा गया। अब मैम हाइड्रोजन तो हल्का है, कार्बन हैवी है, तो कार्बन को रखकर कैसे फाइंड किया जा रहा है मास? क्या किया गया, जब कार्बन रखा गया तो एक कार्बन का मास 12 था, ठीक है। उन लोगों ने जब उस चीज को ध्यान से देखा और कुछ टेक्निक्स यूज की, तो लोगों को ये लगा कि अगर कार्बन का मास 12 है, कार्बन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू किया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, एक सोचने का तरीका बता रही हूँ। तोड़ा 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 तोड़ा, जैसे कार्बन के जैसे ही 12 हिस्से हो गए, तो कार्बन का जैसे ही 12 हिस्सा निकला, समझे, जैसे ही कार्बन का 12 हिस्सा किया, एक हिस्से के बराबर आपका हाइड्रोजन का मास था। मीन्स ये समझो, 12 into 1/12 got cancelled and you got 1 gram as hydrogen। इसका मतलब ये है कि आपने उस कार्बन को 12 हिस्सों में सेपरेट करना स्टार्ट किया। अब समझाती हूँ थोड़ा सा और समझने के लिए, ट्राई करो, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी चलेगा। फिलहाल ये समझ गया ना, पहला हाइड्रोजन यूज किया, दूसरा क्या यूज किया? कार्बन यूज किया। एक एग्जांपल और देती हूँ, अगर समझा तो ठीक, नहीं समझा तो छोड़ देना, ठीक है। मैंने एक साइड में बड़ा वाला 50 रुपीज वाला डेयरी मिल्क रखा, ठीक है, और दूसरे साइड में मैंने एक छोटा सा चॉकलेट रखा है। ऑफकोर्स छोटा वाला चॉकलेट ऊपर होगा, बड़ा वाला डेयरी मिल्क नीचे होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ पता है? उस डेयरी मिल्क के टुकड़े करना शुरू कर दिया। एक टुकड़ा किया, निकाल दिया, बैलेंस नहीं हुआ। दूसरा टुकड़ा किया, निकाल दिया, बैलेंस नहीं हुआ। तीसरा टुकड़ा किया, निकाल दिया, बैलेंस नहीं हुआ। जैसे ही 12 टुकड़े करके 12 टुकड़े उसमें से मैंने निकाल दिए, वो दोनों क्या हो गया? मतलब अगर मैं जब 12 टुकड़े निकाल देती हूँ, तो वो जो छोटा सा टुकड़ा बचता है उसके बराबर मेरे ये वाले चॉकलेट का वेट। वैसा कोई मेथड यूज किया गया है। नहीं भी समझ रहा है जाने दो, क्योंकि ये समझ पाना थोड़ा सा टफ है, हायर लेवल का है। ये क्लियर हुआ, हाइड्रोजन यूज हुआ। ये क्लियर हुआ, दूसरा एलिमेंट कौन सा यूज किया गया रेफरेंस के लिए? कार्बन। फिलहाल दिमाग में इतना ही रखो, क्योंकि कार्बन का उस तरीके से सोच पाना, क्योंकि कार्बन बेसिकली देखा जाए तो कार्बन के छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। कार्बन ही अकेला कार्बन है, सिंगल आटम हम वैसे भी नहीं देख सकते, तो उसको तोड़ पाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस कर लो, जब आप पेपर को फाड़ते हो, जब पेपर जितना ज्यादा छोटा हो जाता है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो कार्बन को तोड़ पाना इज नॉट दैट इजी। मैं सिर्फ आपको सोचने का तरीका बता रही थी कि कैसे कार्बन को यूज किया गया। ये बोला गया कि कार्बन का 12th पार्ट, कार्बन का, प्लीज ध्यान से सुनो, कार्बन का 12th पार्ट मेरा हाइड्रोजन का मास है।
कार्बन का 12th पार्ट मेरे हाइड्रोजन का मास है, मतलब उस कार्बन में से जब 12 पार्ट सारे निकल जाते हैं तो एक सिंगल पार्ट जो बचता है वो मेरे हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो अगर उस तरीके से सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो, मास को मेजर करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। मेजरमेंट जब शुरू किया, पहली डिस्कवरी में कौन से एलिमेंट को रेफरेंस किया? हाइड्रोजन। दूसरी डिस्कवरी में कौन से एलिमेंट को लिखा गया? कार्बन। समझा? वो भी कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब वो कार्बन जिसका मास कितना है? 12। इज दिस वेरी मच क्लियर? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और डिस्कवरी हुई। अब लोग एक और मेथड यूज करते हैं। अब लोग रेफरेंस यूज नहीं करते, मतलब हम रेफरेंस जब यूज करते थे तो हम उसको उस मास को बोलते थे वी कॉल दैट मास एज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब रिलेटिव का मतलब ये है कि हम रिलेट करके निकालते हैं। पहले हमने इसको किससे रिलेट किया था? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को रिलेट कर रहे थे ना, एक हाइड्रोजन डाला, दूसरा हाइड्रोजन डाला, तीसरा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रिलेट करके निकाला हुआ एटॉमिक मास। पहले हमने किससे रिलेट किया था? हाइड्रोजन। बाद में हमने किससे रिलेट करना शुरू किया? कार्बन। कुछ टाइम के बाद लोगों ने एक और नए मेथड्स निकाले, अलग अलग मशीन्स निकली। देन दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये डाल्टन ने निकाला। अब यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या है वो समझो। One U is equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg होता है। 1 U कितना होता है? How much is the value? 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास में इस नंबर का यूज किया गया बहुत ज्यादा मास लिखने के लिए। मतलब मैम ये कैसे किया गया? ये मशीन की हेल्प से निकाला गया। अब ये एग्जैक्टली है क्या वो समझो। एक्चुअली में बोला जाता है ये प्रोटॉन का रियल मास है। आपका जो प्रोटॉन होता है ना, एक प्रोटॉन का मास 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। 10 raised to minus 27 kg, ये सोच सकते हो कि कितना छोटा नंबर है। इसको मेजर कर पाना इंसान के बस की बात नहीं थी। ये किसने मेजर किया है? ये आपके मशीन्स ने मेजर किया है। तो उन्होंने धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा डिस्कवरी हो गई, जब लोगों को लगा कि हाँ अभी मशीन डिफरेंट मशीन क्रिएट हो गए, तो उन मशीन के थ्रू उन्होंने एक सिंगल प्रोटॉन का मास निकाला कि एक सिंगल प्रोटॉन का मास क्या होता है। तो एक सिंगल प्रोटॉन का मास इतना होता है 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। और फिर हमको तो पता ही है कि मासेस किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इस तरीके से जब हमको प्रोटॉन का मास पता चल गया, हमको न्यूट्रॉन का भी मास पता चल गया, हमने फिर वो मेथड यूज करके जिसके अंदर जितने भी प्रोटॉन थे और जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन थे उनको ऐड करके हमने मासेस निकालना शुरू कर दिया। सो इस मास को हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। इसमें वैल्यू का वैल्यू कितना है? 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। और एक्चुअली में ये किसका मास है? ये एक सिंगल प्रोटॉन का मास है। समझ में आया? ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। दिस इज द एक्यूरेट मेथड एटॉमिक मास निकालने का। मैम कैसे निकाला गया, क्या किया गया, बहुत ही ज्यादा डिटेल है और बहुत ही ज्यादा टफ है, उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिलहाल हमको ये समझना है एटॉमिक मास निकालने के 3 तरीके हैं। एक में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। दूसरे में हम किसका यूज करते हैं? कार्बन का, उसमें भी हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हमने प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर लिया और उसके हेल्प से जो मास निकाला उसका क्या नाम दिया है हमने? यूनिफाइड एटॉमिक मास। और 1 U का वैल्यू कितना है? 1.67 into 10 raised to minus 27 kg। Is this very much clear? Yes. Okay. Okay. Now इस एटॉमिक मास को, यूनिफाइड एटॉमिक मास को एक और नाम से पहचाना जाता है, वो है डेल्टन, क्योंकि डेल्टन ने हेल्प किया था ये निकालने में। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास को डेल्टन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो 1 U है ना, इसको 1 डेल्टन भी बोला जाता है। दिस 1 U is also known as 1 डेल्टन। अलग अलग नाम दिए, मीनिंग दोनों का एक ही है कि दोनों में हमने क्या किया है? प्रोटॉन के मास की मदद ली है। किसकी मदद ली है? प्रोटॉन के मास की मदद। समझ में आया? प्रोटॉन के मास कैलकुलेट किया और धीरे धीरे एटम्स का मास निकालना शुरू किया।
इज दिस वेरी मच क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने कहा कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रेजेंस। जो भी मास होता है किसी भी एटम का वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट फिर हमने कहा कि जब एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई, लोगों ने सोचा कि निकाला कैसे जाए। सबसे पहले लोगों ने हाइड्रोजन की मदद ली। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट था। हाइड्रोजन की एक खासियत है कि उसके पास क्या और क्या है? सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया और लोगों का और दूसरे एलिमेंट्स का क्या निकालना शुरू किया? मास निकालना शुरू किया। फिर उनको लगा कि हाइड्रोजन से सिर्फ बात नहीं चलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हम उसको मैनेज कर पा रहे नहीं है। उन्होंने बोला चलो हाइड्रोजन से जरा हटते हैं, दूसरा एटम रेफरेंस के लिए लेते हैं। दूसरा एटम उन्होंने कौन सा लिया रेफरेंस के लिए? कार्बन, विच इज योर कार्बन 12। ठीक है, तो ये दोनों के हेल्प से या इन दोनों को रिलेट करके जो एटॉमिक मास निकाला गया उसको हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। धीरे धीरे जब साइंस की डिस्कवरी हुई, उन्होंने किसी तरीके से क्या किया? एक सिंगल प्रोटॉन का मास निकाल लिया। एक सिंगल प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 × 10⁻27 kg। देखो ये 10⁻27 ये खुद बता रहा है कि ये वैल्यू कितनी ज्यादा छोटी होने वाली है। तो हमारे हाथ से तो निकाल पाना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या यूज किया होगा? मशीन यूज किया होगा। जब प्रोटॉन के मास का मदद लेकर एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, उसको क्या नाम दिया गया? यूनिफाइड एटॉमिक मास। और इस यूनिफाइड एटॉमिक मास को एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज नोन एज डाल्टन। और ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। हाइड्रोजन और कार्बन से ज्यादा बेटर ये वाला मेथड है। क्यों? क्योंकि ये मशीन से निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कैसे निकाला गया, क्या निकाला गया, हमको वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने बोल दिया 30U, क्या बोल दिया? 30U, तो आपको पता चलना चाहिए अच्छा U बोल रहा है, मतलब U का मतलब होता है 1.67 × 10⁻27। और इसका मतलब ये कौन से मास की बात कर रहा है? यूनिफाइड एटॉमिक मास की बात कर रहा है। और ये इसने किस तरीके से निकाला है? मशीन्स के हेल्प से निकाला है। वो 30 डाल्टन भी बोल सकता है और 30U भी बोल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। U और डेल्टा दोनों के नाम से इसको, यूनिफाइड एटॉमिक मास और डेल्टन दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड? समझ गया? चलो लिख के ले लो। मिस हेडिंग एटॉमिक मास देना है ना? हाँ, एटॉमिक मास डालना है, डाल दो। The number P plus N, the number P small p plus small n, the number P plus N small p और small n लिखना, where P is proton and N is neutron, where P is proton and N is neutron, where P is proton and N is neutron, in the nucleus is called atomic mass number. Is called atomic mass number. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, protons and neutrons are together called as, protons and neutrons are together called as, क्या बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? न्यूक्लियॉन्स, राइट। देखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। देख लिया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, the relative mass of an atom, to calculate, ऐसा लिखो, to calculate relative mass of an atom, to calculate relative
to calculate relative mass of an atom, first hydrogen first hydrogen was used as reference atom, and then carbon 12 was used as reference atom. पहले Miss, हाइड्रोजन reference का के यूज बाद किया क्या? गया, फिर थोड़े टाइम के बाद कार्बन 12 का यूज किया गया. मिस, रेफरेंस के बाद क्या बोला? And then carbon 12 लिखो, सिर्फ कार्बन मत लिखो. And then carbon 12 is used as reference atom. Done? Next point लिखो. Today, instead of relative mass, पलक लिख रही है. Today, instead of relative mass, unified atomic mass is used. Unified atomic mass is used. It Done, is miss. also called, क्या बोलते हैं इसको? Dalton. It is also called Dalton. It is also called Dalton. 1U is equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलो यहाँ तक पढ़ के लो फटाफट, 5 मिनट्स और पढ़ के लो. फटाफट पढ़ के लो, फास्ट. एटलीस्ट ये वाला डेफिनेशन यही पढ़ के लो, जल्दी फास्ट. मिस, बोल बच्चा. मिस, P plus N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना? यस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके मिस.
हो गया पढ़ गया? याद हो गया? सबको याद हो गया? पक्का? पढ़ रहे हो? पढ़ो, मैं ओरल लूंगी, हाँ जल्दी पढ़ो। हो गया? What's the time? 10 का हो रहा है? हो गया? सबका हो गया? और ले लूं? हो गया? कितना पॉइंट्स बाकी है? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज, अब एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो हो गई, हाइड्रोजन डिस्कवर हो गया, हीलियम डिस्कवर हो गया, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को लगा कि भाई इसको अब लिखा कैसे जाए, मतलब एक एलिमेंट मिल गया इसका नाम हाइड्रोजन है, अब लिखा कैसे जाए? बार बार हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी और एन से लिख दिया, पर हर बार आप हाइड्रोजन लिखो, हर बार आप नाइट्रोजन लिखो, तो वो रिएक्शन बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी रिएक्शन देखा था, किसका देखा था? पानी का देखा था। 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। अभी मैं अगर पूरा स्पेलिंग लिखूं तो कितना बड़ा रिएक्शन जाएगा? तो याद है सिंबल में हमने कितना छोटा सा लिखा था, सिर्फ 2 H डाला प्लस O डाला और H2O लिख दिया। अगर वहीं पे मैं अगर पूरा नाम लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस इक्वल्स टू H2O दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये कितना बड़ा चला जाएगा, राइट? लोगों को लगा कि ऐसे पूरा पूरा नाम लिख के फायदा नहीं है, हमको कोई तरीका यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले पता है क्या बोला गया कि हम ना एक काम करेंगे, ऐसे अलग अलग शेप बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन को इससे रिप्रेजेंट किया गया, ऐसे गोल करके सर्कल बना के अंदर डॉट डाल दिया गया, पर लोगों ने बोला कि ऐसे तुम कितने सिंबल्स याद रखोगे? या हम लोग A to Z याद करने के लिए, ABCD याद करने के लिए हम लोग को पूरा 2 साल लग जाता है, बराबर है कि नहीं? जूनियर सीनियर पूरा निकल जाता है, ए ही नहीं बन पाता हमसे। अब ABCD छोड़ के अब हम ये सिंबल याद करें, इट विल बी अ टफ वर्क, राइट? उसके बाद हमको सिर्फ सिंबल तो याद करके रहना नहीं है, रिएक्शंस भी याद करने हैं, रिएक्शंस बनाने भी है, नए नए मेडिसिन भी बनाने हैं, कितना सिंबल याद रखेंगे? लोगों ने बोला ये मेथड सही नहीं है,
ऐसे सिंबल विंबल देखकर काम नहीं चलेगा। कितना सिंबल दोगे? चलो तुमने हाइड्रोजन को एक सर्कल दे दिया, डॉट दे दिया, फिर किसी के लिए एक लाइन बना दिया, किसी के लिए कुछ बना दिया, कितने सिंबल्स दोगे? कहाँ से लाओगे? टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं आज के टाइम में, तो 118 सिंबल्स इस तरीके से बना पाना और याद कर पाना इट इज टफ। तो लोगों ने बोला कि नहीं ये मेथड सही नहीं है। फिर लोगों ने बोला कि इस तरीके से तो भाई कोई कुछ भी नाम रख के चला जाएगा, जो कुछ डिस्कवर करेगा अपना ही नाम रख देगा, है कि नहीं? और यहाँ हम अपनी कंट्री के नाम तो ठीक है, थोड़ा सा अगर बाहर के नाम देखा जाए तो वो तो लोग तो और टफ टफ नाम रखते हैं। मैं तो कभी कभी जो मेरे साउथ साइड के बच्चे हैं उनका नाम भी मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे तो कुछ भी नाम रख दिया जाएगा। सो ये हुआ कि फिर भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को एक कमिटी बनानी पड़ेगी। और वो कमिटी को क्या काम दिया जाएगा? भाई तुम नाम ही रखो, समझा? मतलब तुम्हारी जितनी भी मेडिसिन के नाम रखे जाते हैं ऐसे ही नहीं रखे जाते, वो जो कमिटी बनाई गई है उनका काम है केमिकल्स के नाम देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग एक कमिटी बनाएंगे, जिस कमिटी का नाम हम रखेंगे IUPAC। क्या रखेंगे? IUPAC। IUPAC का काम ही यही है। IUPAC का क्या करता है? जो भी आपका मेडिसिन बनता है ना, उस मेडिसिन का नाम देने का काम वो IUPAC का सिस्टम करता है। वहां पर लोग काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट होते हैं जिनको उस कमिटी में जॉब दिया जाता है, और उनका जॉब क्या होता है? नाम देना। सारे केमिकल्स को नाम देने का काम वही कमिटी करती है। सो IUPAC ने बोला कि जो मेथड हम शुरू करेंगे वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा केमिकल के नाम को देने के लिए। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे ना, जो भी एलिमेंट है उसके पहले लेटर को उठा लेंगे उसके सिंबल के लिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H। फिर लोगों ने बोला ये तो ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो हीलियम है वो भी H से शुरू होता है। अब हीलियम भी H और हाइड्रोजन भी H, ये तो कंफ्यूजन कर देगा। तो लोगों ने बोला कि जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे पता है? अगर चीजें रिपीट हो रही है तो हम दूसरा वाला अल्फाबेट भी उठा लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल इज H, हीलियम के लिए सिंबल इज HE, जिसमें पहला लेटर हम कैपिटल रखेंगे और दूसरा लेटर हम स्मॉल रखेंगे, तो फिर हीलियम का सिंबल रखा गया HE। तो यही मेथड हम लोग पर्टिकुलरली यूज करेंगे। पहले हम जो भी नाम दिया जाएगा उसका पहला ही लेटर उसका सिंबल होगा, अगर जो कोई चीज रिपीट हो रही है तो दूसरा लेटर भी हम यूज करेंगे और उसको क्या उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इज दिस वेरी मच क्लियर? समझा? तो ये किस कमेटी ने डिसाइड किया ऐसा करने के लिए? IUPAC ने। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझा? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इज दिस वेरी मच क्लियर? जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती है, जितने भी केमिकल्स बनाए जाते हैं, सबको नाम IUPAC ही देता है। अब ये IUPAC का जो सिस्टम आएगा कि पहले हम जो भी नाम लेंगे उसका पहला वाला लेटर हमारा सिंबल होगा। ये मेथड पता है किसने बताया? अलग अलग कंट्रीज को बुलाया गया था कि भाई सब लोग अपने अपना सजेस्ट करो। तुम लोगों को जब IUPAC की कमेटी बनाई गई तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, तो ये रूल्स बनाने के लिए सारी कंट्रीज को बुलाया गया। वहां से US आया, वहां से यहाँ से इंडिया गया, यहाँ के इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट गए, US के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट आए। ये जो मेथड है कि भाई पहला सिंबल ही उठा लो, ज्यादा टेंशन सर पे नहीं चाहिए, ये मेथड बर्जेलियस ने दिया। बर्जेलियस मेथड है ये बर्जेलियस कंट्री की तरफ से आया था कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे अलग अलग सिंबल विंबल कुछ नहीं करेंगे, हमको अपना काम सिंपल रखना है क्योंकि इक्वेशंस वैसे भी बहुत टफ होते हैं। अब सिंबल याद रखते बैठेंगे तो इक्वेशन कब बनाएंगे, फिर मेडिसिन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, जो नाम है उसका पहला लेटर हम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम मानसी है तो मेरे लिए सिंबल कैपिटल M रखा जाएगा। ये मेथड किसने बताया? बर्जेलियस ने बताया। और IUPAC को ये मेथड बहुत अच्छा लगा, लोगों को ये मेथड बहुत अच्छा लगा। क्या इतना टफनेस करने की जरूरत नहीं है नाम लिखते वक्त, बर्जेलियस का मेथड एक्सेप्ट कर दिया गया। फिर IUPAC में जो मेथड डाला गया वो बर्जेलियस का डाला गया। ये सबको क्लियर हुआ? बड़े से समझा नाम कैसे दिया गया? पहले उन्होंने ऐसे सिंबल वाला मेथड सोचा था पर ये मेथड उनको सही नहीं लगा, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम क्या रखा? IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और फिर इस कमेटी में आने के बाद बर्जेलियस कंट्री ने ये बताया कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी नाम है उसका पहला लेटर हम सिंबल के लिए यूज करेंगे, अगर कोई चीज रिपीट होती है तो दूसरा लेटर भी यूज करेंगे और उस दूसरे लेटर को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे।
Is this very much clear? Yes. Okay. Now, next point that we are going to understand is molecule and compound. Molecule और compound में क्या difference होता है सिर्फ इतना समझ लो फिलहाल के लिए. Molecule जो होता है वो same element से बनता है. मतलब देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी, N2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल. पर कंपाउंड कब बनता है? कब हम किसी चीज को कंपाउंड बोलते हैं? जब वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग करेगा, सॉरी अलग अलग एलिमेंट्स की बॉन्डिंग करेगा. सेम एलिमेंट्स के बीच में दोस्ती हुई तो मॉलिक्यूल, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में दोस्ती हुई तो कंपाउंड. यही डिफरेंस है मॉलिक्यूल के बीच में और कंपाउंड के बीच में. ये सिंगल सिंगल को एलिमेंट बोला जाता है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? इनका ये क्या है? ये एलिमेंट्स है. इन एलिमेंट्स की दोस्ती करवाकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाया जाता है. अगर सेम एलिमेंट दोस्ती कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल. और अगर अलग अलग एलिमेंट दोस्ती कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड. क्लियर हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपका क्या है? एलिमेंट है. सेम टाइप के एलिमेंट दोस्ती किए तो मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के एलिमेंट दोस्ती किए तो कंपाउंड. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ गया सबको? एलिमेंट का मतलब समझा, मॉलिक्यूल का मतलब समझा, कंपाउंड का मतलब समझा. ये यहाँ तक इतना पढ़ना है. चलो लिख के ले लो. केमिकल सिंबल. और ये जो बोर्ड पे लिखा है ऐसे कुछ लिखो. फर्स्ट पॉइंट डालो, सेकंड पॉइंट डालो. फर्स्ट पॉइंट में ये लिखो कि ऐसा सिंबल दिया गया था. मैम दूसरा पॉइंट में ये लिखो आईयूपीएससी के अंदर रूल देने वाला कौन सी कंट्री थी? इट वाज बर्जेलियस. क्या था? मैम हाँ बोल बच्चा. मैम ब्लर दिख रहा है सब. ब्लर दिख रहा है? यस मैम. क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहा है. नो मिस, ब्लर दिख रहा है, कुछ समझ रहा है इसलिए लिखा है वो. अच्छा ठीक है, लिखो, मैं बोलती हूँ. फर्स्ट पॉइंट लिखो. हाइड्रोजन वाज गिवन अ सिंबल ऑफ, हाइड्रोजन वाज गिवन अ सिंबल ऑफ, हाइड्रोजन वाज गिवन अ सिंबल ऑफ, सर्कल करके उसके अंदर डॉट डाल दो. सर्कल बनाकर उसके अंदर डॉट डाल दो ऐसा. हाइड्रोजन वाज गिवन अ सिंबल ऑफ, सर्कल करके डॉट डाल दो. सेकेंड, the symbols were later decided by, the symbol were later decided by IUPAC, capital I, capital U, capital P, capital A, capital C. The symbol was later decided by IUPAC, capital I, capital U, capital P, capital A, capital C. ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिखो. International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. And the rule was given by the country. And the rule was given by the country. कौन सी country ने दिया है rule? Berzelius. And the rule was given by the country Berzelius. And the rule was given by the country Berzelius. And the rule was given by the country Berzelius. ठीक है? Examples लिख के ले लो. हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम कैपिटल H और E. E छोटा रखना. हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम कैपिटल H इन E. मतलब उन्होंने क्या बोला था कि पहले वाले लेटर को हम सिंबल के तरह यूज करेंगे. अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो सेकेंड वाला भी हम ले लेंगे साथ में. This is very much clear to everyone? मिस हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या लिखा है? क्या हुआ राज, फिर से बोलो. हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या लिखा है? आवाज नहीं आ रही है राज आपकी. मैम हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या लिखा है? तो यहाँ पर बैठ के सुनेगा क्या राज क्या बोल रहा है? स्पीकर के पास आओ कोई और सुनो.
बोलो अभी मैम हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? नाइट्रोजन की उसको बोला ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं. ओके मिस. नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ. समझ गए? यस ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. When element of same type combine, it forms molecule. When element of same type combine, it's called molecule. When element of same type combine, it's called molecule. Example, N2O2. Example, N2O2. N2 में दोनों नाइट्रोजन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन है. क्लियर? नेक्स्ट पढ़ लिखो. When element of different type combine, मैम वीडियो ऑफ हो गया. मैम वीडियो हेड ऑफ. एक मिनट रुक जाओ. ठीक है. यस मैम. When element of different type combine, it is called compound. Example लिखो, H2O NaCl. ठीक है. चलो जरा इतना पढ़ के लो. स्टार्ट लर्निंग. What's the time? 3. नेक्स्ट सेशन में यहाँ तक आप लोग पढ़ के आओगे. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय एवरीवन, टेक केयर. ईमानदार अभी कौन सा लेक्चर है? सर अभी कौन सा लेक्चर है? हेलो अमृत सर.
हेलो अमृतसर, बस अमृत अपनी भावनाएं मत प्रकट अमृतसर करो।